Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of history. Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Tipu Sultan, Sher-e-Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. जब कर्मचारियों को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया. दिस कैन बी illustrated with the case of the southern Indian state of मैसूर. दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है. मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 था, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था. मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड of the Malabar coast, where the company purchased paper and cardamom. मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the ports of his kingdom. 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया. एंड डिसॉल्व लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था. He also established close relationship with France in India. टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घने संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया. एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प. द ब्रिटिश वर परेज दे शॉ हैदर and Tipu as ambitious, urgent and dangerous rulers who had to be controlled and crushed.
सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। For wars were fought with Mysore 1767, 1780, 84, 1790, 92 and 1799। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, दूसरी जंग 1780 से 1784, तीसरी जंग 1790 से 92 और चौथी 1799। Only in the last, the battle of only in the last the battle of Srirangapattam did the company ultimately win a victory। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द former ruling dynasty of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। वार विथ द मराठाज, यानी मराठों की लड़ाई। फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Marathas' power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. The Maratha dream of ruling from Delhi was shattered। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। They were divided into many states under different chiefs, sardars, belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and भोंसले। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की वागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। These chiefs were held together in a confederacy under a
पेशवा यानी प्रिंसिपल मिनिस्टर, हु बिकेम इट्स effective military and administrative head based in Pune. ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। The Marathas were subdued in a series of wars, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। There was no clear victory. The second Anglo-Maratha War 1803-5 was fought on different fronts. दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठास वार ऑफ 1817 to 19 crushed मराठा पावर। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ ए पेंशन। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग यानी पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। The claim to paramountcy, सर्वोच्चता का दावा। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion,
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was instated. लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian state. कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। In order in protect its instead, it was justified in annexing or threatening to annex an Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। This process, however, did not to unchallenged, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। Did not, for example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistant मूवमेंट। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। She was arrested in 1824 and died in prison in 1829। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बट रायन्ना, ए पुअर चौकीदार ऑफ चोंगली इन कित्तूर, carried on the resistance with popular support. He destroyed many British camps and records. चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सियोरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। He was caught and hung by the British in 1830। आखिरकार अंग्रेजों
आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। You will read more about several cases of resistance later in the book. प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। In the late 1830, the East India Company became worried about Russia. 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले, और इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, द फाउट ए prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company role there. उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। After his death, 1839, two followed were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. 1839 में उनकी मृत्यु यानी राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। थैंक यू।